सभी छात्र छात्राओं को मेरा अभिवादन। आप में से कई बच्चों ने कार्यालयीन पत्र और आलेख पर वीडियो बनाने कहा था, तो आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आपको पता होगा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। वे जिनसे हमारे औपचारिक संबंध हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है, जैसे कि अपने अधिकारी को, अपने मातहत को या किसी एक संस्थान से दूसरे संस्थान को भेजा गया पत्र, ये सब औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। जबकि एक परिवार से दूसरे परिवार को लिखा जाने वाला पत्र जो है वो निजी पत्र में आता है, ये पारिवारिक पत्र है। और यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजे तो वो निजी पत्र हैं। ये दोनों पत्र अनौपचारिक हैं। औपचारिक पत्रों में जो प्रमुख रूप से पत्र आते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं, और उसे लिखने का जो तरीका है वो आलेखन कहलाता है। तो आज हम आपसे कार्यालयीन पत्र और आलेखों पर चर्चा करेंगे। तो कार्यालयीन पत्र है, कार्यालयों में कार्यप्रणाली की एक निश्चित विधि होती है ना। इस विधि में कार्यालय में जो भी कामकाज हो रहा है उसको पत्र के माध्यम से दूसरे कार्यालय या व्यक्ति तक संप्रेषित किया जाता है। कोई भी पत्र लिखने से पहले उसका एक रूपरेखा बनाया जाता है, या एक मसौदा तैयार किया जाता है, या एक प्रारूप बनाया जाता है। इसे ही प्रारूपण या आलेखन कहा जाता है। ये इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है ड्राफ्टिंग। तो कोई भी कार्यालयीन पत्र लिखे जाने से पहले उसका जो हम प्रारूप बनाते, रूपरेखा बनाते हैं, उसे उसका प्रारूपण कहा जाता है। जिस भी पत्र की रूपरेखा अच्छी होगी वो पत्र भी अच्छा होगा, इसलिए ड्राफ्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी अधिकृत अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा अपने कामकाज के बारे में कोई सूचना दी जाती है तब वो कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। ये पत्र की भाषा निर्विवाद होनी चाहिए, ये पत्र प्रामाणिक होने चाहिए और आधिकारिक रूप से इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसा प्रयोजन होगा पत्र उसी शैली में लिखा जाएगा। तो पत्र, कार्यालयीन पत्र प्रयोजन अनुकूल होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को, इन सारी शर्तों को पूरा करते हुए जो पत्र या आलेख लिखा जाता है उसे ही प्रारूप या ड्राफ्ट कहा जाता है। क्योंकि दो तरह के प्रश्न आते हैं, पहला पत्र लेखन से संबंधित, दूसरा प्रारूपण क्या है। तो आपको इसमें ये लिखना है। कोई भी जो अधिकारी होता है वो सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करता है पत्र भेजने से पहले, और इस आलेख को उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाया जाता है। उसके बाद ही पत्र लिखकर भेजा जाता है। जो आलेख होता है उसमें अधिकारी कई बार कोई टिप्पणी कर देते हैं, कोई संशोधन कह देते हैं, पूर्व पत्र का कोई रेफरेंस दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आलेखन में होती हैं। ये जो आलेख होते हैं उसमें बड़े महत्वपूर्ण गोपनीय नीति संबंधी पत्र होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत एहतियात से बनाना ज़रूरी है। माना जाता है कि आलेख बनाने वाला पत्र लेखन में पूर्णतः दक्ष होगा, और निरंतर अभ्यास करने से पत्र लेखन और अच्छा होता चला जाता है। पत्र लिखते समय हमें औपचारिक होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए और संक्षिप्त पत्र लिखना चाहिए। संक्षिप्त होने के बावजूद भी उसमें पूर्णता एक अनिवार्य शर्त है। तो कार्यालयीन पत्र की विशेषता क्या है? पहला औपचारिकता, दूसरा तथ्यपरकता, तीसरा निश्चितता, चौथा संक्षिप्तता और पांचवा पूर्णता। ऐसा ही पत्र अच्छा पत्र माना जाएगा। आज मैं आपको कार्यालयीन पत्र में से 5 पत्र हैं वो बताऊंगी। पहला है परिपत्र, दूसरा है आदेश, तीसरा है अधिसूचना, चौथा है ज्ञापन, पांचवा है अनुस्मारक और छठवा है पृष्ठांकन। तो सबसे पहले देखते हैं परिपत्र। देखिए, परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है। तो सर्कुलर शब्द से हमको पता चलता है कि जब कोई सूचना सर्कुलेट करनी हो, कई लोगों के बीच एक साथ प्रेषित करनी हो, तो उसको सर्कुलर या परिपत्र कहा जाता है। कार्यालय में सूचना और आदेश को जिन पत्र के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी भी कार्यालय में कोई भी सूचना जिस पत्र के माध्यम से प्रसारित होती है वो परिपत्र कहलाता है। परिपत्र
सीधी सी बात है, नीचे कार्यालय में संप्रेषित करना है तो ये उच्च कार्यालय द्वारा ही आएगा। तो परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, एक परिपत्र में एक विषय होता है। तो आप दोनों बिंदु नोट कर लेंगे कि उच्च कार्यालय द्वारा निम्न कार्यालय को भेजा जाता है, और दूसरा, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। इसका एक उदाहरण है, ये देखिए बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। इसमें प्रधान कार्यालय राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया है, जिसमें अस्थायी प्रवक्ताओं का स्थायीकरण करने के लिए है। ये पत्र मैंने आपको डाल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी आप तैयारी कर लीजिए। तो इसमें उच्च कार्यालय द्वारा निम्न कार्यालय को एक निर्देश भेजा गया है और सबके लिए सूचना है कि जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं वो स्थायी हो जाएंगे। नीचे भेजने वाले का पद है निदेशक, और इसकी प्रति किसको किसको भेजी गई वो लिखा है। ये सभी महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रशासनिक इकाई, निदेशालय, लेखा आदि में भेजा जा रहा है। तो कोई भी जो कार्यालयीन पत्र है, किसको भेजा जा रहा है और किसके द्वारा भेजा जा रहा है, ये क्लियर होगा, विषय उसमें क्लियर होगा। साथ ही हर पत्र की पत्र संख्या लिखी होगी और दिनांक लिखा होगा। इतनी चीज़ें आपको कार्यालयीन पत्र में लिखनी ज़रूरी है। तो ये परिपत्र आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब चलते हैं आदेश। देखिए, आपने सुना होगा कि ऑर्डर आ गया, मेरा ऑर्डर आने वाला है। तो आदेश को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, है ना। जब भी कोई कार्यालय में आदेश आता है तो ये एक बहुत ही प्रचलित कार्यालयीन पत्र है। इसमें किसी मंत्रालय, विभाग आदि में एक या एक से अधिक कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचना, देखिए परिपत्र में एक जन सामान्य के लिए सूचना थी, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। आदेश हमेशा किसी एक कर्मचारी के लिए आता है, इसीलिए किसी मंत्रालय या विभाग में एक या एक से अधिक कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचना जब भेजी जानी होती है, तब कार्यालयीन आदेश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अवकाश स्वीकृति का आदेश, पदोन्नति का आदेश, आपकी नियुक्ति का आदेश, सेवानिवृत्ति का आदेश, स्थानांतरण का आदेश। तो इन सब से अब ये सीधी सी बात है कि आदेश कौन देगा, उच्च कार्यालय का अधिकारी निम्न कार्यालय के अधिकारी को देगा, है ना। और आदेश का पालन अनिवार्य है, इसीलिए इसे आदेश कहा जाता है। देखिए, एक उदाहरण आपके में मैं डाल रही हूँ कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का एक आदेश है, जिसमें पत्र क्रमांक संख्या डली हुई है, दिनांक डला हुआ है कि उसमें लिखा है कि इसकी श्री बद्री प्रसाद जी की पदवृद्धि की जा रही है। तो ये प्रमोशन का आदेश है बच्चों, है ना। ये देखिए, इसकी प्रतिलिपि कहाँ गई आप देख लीजिए। कोई भी पत्र किसको भेजा जाएगा, जिससे संबंधित है और जिन कार्यालयों से वो व्यक्ति संबंधित है उन सब जगह वो पत्र भेजा जाएगा, इसलिए उसकी प्रतिलिपि भेजी जाती है। ठीक, अब है अधिसूचना। अधिसूचना जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई नौकरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन, ये शब्द आप प्रयुक्त करते हैं बच्चों, उसे ही हिंदी में अधिसूचना कहते हैं। क्या है कि कार्यालय से संबंधित राज्य कार्य विषय जो सूचना है, राजकाज से संबंधित जो सूचना है, उससे संबंधित अगर कोई लेटर या पत्र जारी होता है तो उसको अधिसूचना कहा जाता है। इसमें कोई नियम हो सकता है, किसी नियुक्ति या किसी कार्य से संबंधित कोई नियम हो सकता है, कोई आदेश हो सकता है। आदेश कब से लागू होगा उसकी तारीख या तिथि हो सकती है। अधिसूचना में ज़्यादातर राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश, स्थानांतरण के आदेश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति के आदेश आदि की सूचना प्रकाशित की जाती है। अब बच्चों, जब मैं कह रही प्रकाशित, यानी कहीं ना कहीं किसी पत्र में प्रकाशित होगा। कौन से पत्र में? तो ये राजपत्र में प्रकाशित होता है, गजट में। राजपत्र में नियुक्ति प्रकाशित होने के कारण ही इन अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, क्योंकि राजपत्र को अंग्रेजी में गजट कहते हैं। इसीलिए इन अधिकारियों को गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है ना। और इसमें जो सूचना है वो सर्वसामान्य के लिए अखबार यानी कि गैजेट में प्रकाशित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक निजी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को न भेजा जाकर पत्र में प्रसारित होता है।
इसमें ये उल्लेख करना आवश्यक है कि ये राजपत्र के किस खंड में प्रकाशित होगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि कौन से राजपत्र में ये प्रकाशित और कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, है ना। जैसे कि ये पत्र आपको मैंने डाला है, मध्य प्रदेश शासन का राजस्व विभाग का पत्र है। क्योंकि अधिसूचना, इसमें ऊपर अधिसूचना लिखा होना ज़रूरी है, पत्र का क्रमांक है और भोपाल तारीख है, कहाँ पे प्रकाशित हो रहा है, और ये लिखा हुआ है कि आज से इस क्षेत्र का नाम बदलकर गोविंदपुरा रहेगा। और ये कौन राज्यपाल के नाम से है, ज़्यादातर राजपत्र में जो प्रसारित होता है ज़्यादातर वो शासन या राज्यपाल के नाम से होता है ना। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा तो वो सारा इसमें डिटेल है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। तो ये हो गया राजपत्र, ये हो गया आपका अधिसूचना, जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ गया ज्ञापन। ज्ञापन को हम कहते हैं मेमो कहा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई प्रार्थना पत्र है या कोई अन्य पत्र है तो उसकी सूचना अगर संबंधित विभाग को भेजी जाए। आप हमेशा देखते होंगे छोटे कर्मचारी, उच्च मंत्री को या कर्मचारी को या अधिकारी को जब कोई मांग रखते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपा, या उनकी कोई मांग पूरी की जाती है तब उसे ज्ञापन कहा जाता है। जैसे कि ऐसे आदेश पूरी तरह सरकारी नहीं होते, इनको ज्ञापन के द्वारा ही भेजा जाता है, और ज्ञापन में कोई स्वनिर्देश नहीं होता बच्चों, है ना। तो प्रार्थना पत्र या अन्य पत्र आदि की प्राप्ति संबंधी सूचना भेजने के लिए ज्ञापन या मेमो दिया जाता है। ये देखिए कि इसमें मकान देने की एक सूचना ज्ञापन के रूप में दी गई है, जिसमें दिया है कि द्वितीय श्रेणी के 5 मकान हैं और वो खाली हो गए, जो भी इसमें रहना चाहता है वो ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है, वो अपना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो ये एक तरह का ज्ञापन हुआ, है ना। अब है अनुस्मारक, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कोई बात याद दिलाना, अनुस्मारक यानी कोई चीज़ स्मृति कराना, याद करवाना। तो अब इसमें क्या याद करा रहे हैं, ऐसे पत्र जो किसी पूर्व काम को याद दिलाने या स्मृति दिलाने या रिमाइंड कराने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें अनुस्मारक कहते हैं, है ना। कभी कभी भूल से या किसी कारण से अधीनस्थ कार्यालय उच्च कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र पर कार्यवाही नहीं कर पाता तय तिथि तक, तो फिर उच्च कार्यालय द्वारा निम्न कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है, इसको अनुस्मारक कहते हैं। मान लीजिए कहा गया इतने तारीख तक ये सूचना भेजी जाए, निम्न कार्यालय में वो सूचना एकत्रित करते करते वो तिथि निकल गई, वो चिट्ठी नहीं भेज पाया, तो फिर रिमाइंडर आएगा कि आपको पूर्व पत्र जो इतने तारीख को इस पत्र क्रमांक द्वारा भेजा गया था, आज तक उसका उत्तर अप्राप्त है, तो ये अनुस्मारक कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब आप ये समझ लीजिए कि अनुस्मारक का जो स्वरूप है वो हमेशा मूल पत्र के स्वरूप के जैसा ही होता है। मतलब अगर मूल पत्र ज्ञापन था तो अनुस्मारक भी ज्ञापन होगा, अगर मूल पत्र सरकारी पत्र था तो ये भी वैसा ही होगा। लेकिन कई बार जब पिछले पत्र के उत्तर नहीं मिलते हैं और मामले का महत्व बढ़ जाता है तो कई बार अनुस्मारक पत्र अर्ध सरकारी के रूप में भी भेजा जाता है। पूर्णतः सरकारी नहीं होता, उसमें कुछ व्यक्तिगत नाम से भेजा जाए तो वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। सरकारी या शासकीय, जब पूरा शासन का काम हो, शासन के अधिकारी को भेजा जाए तो शासकीय। अर्ध सरकारी जब शासन का काम हो लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को कमेंट करते हुए भेजे तो वो अर्ध सरकारी कहलाता है, ठीक। देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रेषक सेवा में विषय, और उसमें लिखा है कि अभी तक आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आपको स्मृति कराने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक। अब बच्चों पृष्ठांकन। पृष्ठांकन जब हम कोई किसी को पत्र भेजते हैं तो वो पत्र हम 2-3 लोगों को भेजते हैं, है ना, और उसमें एक कवरिंग लेटर लगाते हैं और उसके पीछे पृष्ठांकन लगाते हैं। पृष्ठांकन का उपयोग कब कब होता है, पहला जबकि मूल पत्र प्रेषक के पास लौटाया जा रहा है, कि पृष्ठ अंकित करके कि आपका ये पत्र था, ये पत्र आपको उसी रूप में वापस किया जा रहा है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा, अगर कोई मूल पत्र है वो यथावत मंत्रालय या संबंधित कार्यालय को जानकारी के लिए या मामला निपटारा के लिए अग्रेषित कर दिया जाए, है ना, तो भी पृष्ठांकन होता है। जब कोई पत्र उसकी प्रतिलिपि
प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त अन्य कार्यालय को भी भेजी जाए तो पृष्ठांकन किया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकार के पास प्रतिलिपि भेजने के लिए पृष्ठांकन का प्रयोग नहीं किया जाता। राज्य सरकार के पास प्रतिलिपि भेजने के लिए पृष्ठांकन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये देखिए दिया हुआ है कि आपका पत्र क्रमांक, तारीख, ये मूल प्रति किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक तारीख इतने तक जांच या निपटाने के लिए भेजा जा रहा है। तो ये किसी पत्र को जब हम कवरिंग लगा के और उसके नीचे पुराने पत्र को ही रखकर भेजते हैं जानकारी के लिए, तो वो पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सारे प्रमुख कार्यालयीन पत्र हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है। हम एक एक करके इन पत्रों पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।